नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.एस. चौहान, एकेडमिक काउंसलर इग्नू, अपने सभी इग्नू के छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम आपसे उपभोक्ता के व्यवहार एवं उससे जुड़े हुए सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। प्यारे छात्रों, इससे पहले आपने अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया होगा, आपने पढ़ा होगा। साथ ही साथ हमारी जो कीमतें होती हैं बाजार में, जो मांग होती है, उससे जुड़े हुए सिद्धांतों के बारे में आपसे बात करी गई होगी। जब भी हम कीमतों की बात करते हैं तो किसी भी उत्पाद की कीमत बाजार में तीन लोगों द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें सबसे अहम होता है हमारा उपभोक्ता, फिर फर्म या वो जगह जहां पर किसी उत्पाद का सृजन किया जा रहा हो, वो संस्था जहां पर कोई चीज बनाई जा रही हो, तथा उससे जुड़े हुए कारीगर या लेबर। ये तीनों मिलकर आपस में जो उनका संवाद होता है अर्थशास्त्र के नजरिए से, वो हम किसी भी उत्पाद की कीमत को बाजार में तय करता है और ये भी तय करता है कि वो उत्पाद बाजार में कितना टिकेगा। इन तीनों चीजों में जो सबसे अहम भूमिका होती है वो उपभोक्ता की होती है, क्योंकि उपभोक्ता ही है जो अपनी मांग के हिसाब से किसी उत्पाद को ढूंढता है। और जो फर्म होती हैं और जो हमारे जो प्रबंधक होते हैं, जो उन चीजों का सृजन करते हैं, वो उसके हिसाब से ही उस मांग की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए उत्पादन को बढ़ाते या घटाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उपभोक्ता चाहता क्या है और उसकी मांग किन किन सिद्धांतों पर, किन किन स्तंभों पर, किन किन आधार पर टिकी रहती है। तो सबसे पहले हमको कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। पहले तो हमको ये मानना चाहिए कि उपभोक्ता जो है वो एक विवेकशील, बुद्धिमान व्यक्ति है और वो बाजार में कुछ भी ऐसे ही नहीं खरीद लेता है। पहली चीज हमारे दिमाग में हमेशा ये रहनी चाहिए। दूसरी चीज बात आती है कि उपभोक्ता जब अपना विवेक लगाता है, अपना दिमाग बुद्धिमत्ता लगाता है, तो क्यों? तो बात उठती है कि क्या उपभोक्ता की आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता हमेशा सोचता है कि मैं क्या चीज क्रय करूं या किस चीज की मांग करूं, किस उत्पाद को ढूंढूं बाजार में जिससे मेरी कोई एक आवश्यकता पूरी होती हो। और ये जो आवश्यकता पूरी होती है उसके लिए मुझे कितनी कीमत चुकानी चाहिए या कितनी चुकानी पड़ेगी, ये चीज को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता हमेशा क्रय करता है बाजार में। इसलिए अर्थशास्त्री हमेशा ये मानते हैं कि उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति है। दूसरी बात जो हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हर उपभोक्ता की पसंद का एक क्रम होता है, प्रेफरेंस जिसको हम कहते हैं। और ये जो हमारा पसंदगी है उपभोक्ता की, वो हमारी जो चीज को हम क्रय कर रहे हैं उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि फिर आखिर उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। हमको किसी भी चीज से कितनी संतुष्टि, कितना हमारी सुखद संतुष्टि हमको प्राप्त हो रही है, उसका एक मनोवैज्ञानिक माप उपयोगिता के क्रम में, उपयोगिता के समय में हम सूचित करते हैं और हम उससे निर्धारित करते हैं कि कोई वस्तु मेरे लिए कितनी उपयोगी है। तो आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम वस्तु का चुनाव कर लेते हैं और उस चुनी हुई वस्तु का जब हम उपभोग करते हैं तो उससे हम उसकी उपयोगिता का आकलन करते हैं।
अब उपयोगिता जो है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मापदंड है। हो सकता है मेरे लिए एक कप चाय उपयोगी हो और आपके लिए एक कप कॉफी। साथ ही साथ उपयोगिता अलग अलग स्थान और अलग अलग समय पे भी भिन्न हो जाती है। सुबह उठ के हमको लगता है कि हमारे लिए एक कप चाय उपयोगी है। जब हम काम में व्यस्त हो जाते हैं और हमें प्यास का अनुभव होता है तो हमको एक गिलास पानी उपयोगी हो जाता है। जाड़ों के समय में हमको गर्म चीजें उपयोगी लगती हैं, पेय पदार्थ जो गर्म है। ठंडक के टाइम पर हमको गर्म चीजें अच्छी लगेंगी। यानी ये चीजें हमारी भिन्नता उपयोगिताओं में हमारे व्यक्ति अलग अलग स्थान अलग अलग समय के अनुरूप बदलती रहती हैं। तो फिर ये एक सवाल उठता है अर्थशास्त्र में कि हम इन उपयोगिताओं को और एक उपभोक्ता की जो पसंद नापसंद है, जिससे जुड़ी उसकी मांग है, उसको हम कैसे मापें। क्योंकि जब हम इस मांग को माप लेते हैं, इसका एक पैमाना निर्धारित कर लेते हैं, तो फिर जो लोग वस्तुओं का सृजन करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बनाते हैं, उनको एक संकेत मिलता है कि मेरी बनाई हुई वस्तु बाजार में टिक पाएगी, कितनी टिक पाएगी, कितनी नहीं टिक पाएगी, और मुझे उसकी कीमत किस प्रकार से निर्धारित करनी है। अब बात यह हो जाती है हमारे पास कि निर्धारण करा कैसे जाए, क्योंकि अभी मैंने आपसे बोला कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक चीज है। तो क्या हम मनोवैज्ञानिक मापदंड को किसी पैमाने पर नाप सकते हैं, अथवा हम इसको पैमाने पे नहीं माप सकते हैं? इस चीज को ध्यान में रखते हुए दो प्रकार से उपभोक्ताओं का जो हमारा सिद्धांत है और व्यवहार है, उसको मापने की अर्थशास्त्रियों ने कोशिश करी। मार्शल जैसे अर्थशास्त्रियों ने इस माप को, उपयोगिता की माप को गणवाचक तरीके से, यानी हम इसकी गणना कर सकते हैं। जैसे हम अपने वजन की, लंबाई की, दूरी की गणना कर लेते हैं, उन्होंने कहा कि हम इसकी गणना कर सकते हैं, उपयोगिता की गणना कर सकते हैं, और यूटिल्स जैसी एक इकाई के बारे में बात करी। जब हम इस पे आए कि अच्छा, यूटिल्स के तौर पर हम कुछ चीजें गणना कर सकते हैं और जिसको हम उपभोक्ता का गणनावाचक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, तो फिर सवाल आया कि क्या सभी प्रकार की उपयोगिताएं एक ही स्तर पर नापी जा सकती हैं, मापी जा सकती हैं? अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उपयोगिता के तीन अलग अलग स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति, जिसको हम कह सकते हैं किसी भी उपभोक्ता के लिए, जिसको हम प्रारंभिक उपयोगिता, यानी किसी वस्तु की जो हम प्रथम इकाई का जब हम उपभोग करते हैं, तो उसकी उपयोगिता को अगर हम मापें तो उसको हम प्रारंभिक उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, हम और आप जब भूखे होते हैं और पहली रोटी का उपभोग करते हैं, तो उसकी उपयोगिता जब मैं दूसरी रोटी खाऊंगा या तीसरी रोटी खाऊंगा उससे ज्यादा होगी, क्योंकि मेरी संतुष्टि, जब मुझे भूख लग रही होती है और मैं जब पहली कोई भी रोटी खाता हूं, तो मेरी संतुष्टि दूसरी या तीसरी, जब मेरी भूख कम होती जाती है, उसके संदर्भ में कम होती जाती है, और इसीलिए हम प्रारंभिक उपयोगिता की बात करते हैं। जब मेरा पूर्ण संतुष्टि हो गई, मान लीजिए मेरी 4 रोटी खाने के बाद मेरा पेट भर गया
और मेरी भूख की संतुष्टि हो गई, यानी जो मेरी आवश्यकता थी वो पूरी कर दी 4 रोटियों ने, तो उसको मैं बोलता हूं कि ये कुल उपयोगिता है। अभी जैसे मैंने आपसे बात करी कि पहली रोटी का उपयोग करने के बाद और दूसरी रोटी का उपयोग करने के बाद और तीसरी रोटी का उपयोग करने के बाद हमारी उपयोगिता जो है वो कम होती जा रही है रोटी के लिए। तो ये जो अंतर है पहली इकाई और दूसरी इकाई और तीसरी इकाई या फिर चौथी इकाई की उपयोगिता में, इसको हम अगर मापें तो इसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये जो माप है ये हम अगर यूटिल्स के जरिए करें, यानी गणनावाचक अर्थशास्त्र में जाएं, तो क्या ऐसा संभव है कि हम इसकी माप करें यूटिल्स के जरिए, और क्या हम कुल उपयोगिता निकाल सकते हैं की गणना कर सकते हैं? क्या हम उसके आधार पर सीमांत उपयोगिता की गणना कर सकते हैं? इन चीजों को अर्थशास्त्रियों ने यूटिल्स के रूप में नापा और उन्होंने कोशिश करी कि हम इसके हिसाब से मांग की जो हमारी अवधारणा है कि उपभोक्ता किस चीज के लिए कितना उपयोगी समझता है किसी वस्तु को और उसकी क्या मांग होगी, इसकी गणना की कोशिश करी। यहां पर एक चीज का और हमको ध्यान रखना है, और वो ये चीज है कि प्रारंभिक उपयोगिता और उसके बाद कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में भी क्या कुछ ऐसा होता है जिसको हमें ध्यान रखना है। तो आप ये मान के चलें, उदाहरण जैसे मैंने आपको दिया कि जब मैंने पहली रोटी का उपभोग किया तो उसकी उपयोगिता मेरे लिए, अगर मैं उपभोक्ता हूं तो ज्यादा थी। जब मैंने दूसरी रोटी का उपभोग किया तो उस रोटी की वजह से उपयोगिता जरूर कम थी, लेकिन मेरी कुल उपयोगिता बढ़ गई, क्योंकि पहली और दूसरी रोटी को जब हम योग करेंगे उसकी उपयोगिता का तो बढ़ जाएगा। ऐसे होते हुए जब मैंने 4 रोटियों का उपभोग कर लिया और मुझे पूर्ण संतुष्टि मिल गई, तो मेरी कुल उपयोगिता तो जरूर बढ़ गई, लेकिन मेरी सीमांत उपयोगिता कम हो रही थी। और छात्रों, कभी सोचिए कि जब आपका पेट पूरी तरह भर जाता है, आपकी संतुष्टि पूरी हो गई, मनोवैज्ञानिक तौर से आपकी भूख पूरी हो गई, और फिर अगर आपको कोई कहे कि 5वीं रोटी भी खाइए या खरीद लीजिए, तो आप मना करेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि अब जो सीमांत उपयोगिता होगी इस 5वीं रोटी को लेने से वो शून्य हो जाएगी। और अगर मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए किसी के बहुत ज्यादा आग्रह करने पे आपने वो 5वीं रोटी खा ली, उसकी उपयोगिता आपके लिए नहीं थी, लेकिन अगर उसने आपको फिर कहा कि थोड़ा और खा लीजिए, 6ठी रोटी खा लीजिए, तो हो सकता है आपको व्यथा हो जाए, आपको परेशानी हो जाए। तो ये उपयोगिता माइनस में चली गई अगर हम इसका गणना करें। तो इसी को हम कहते हैं ह्रासात्मक, डेप्रिशिएटेड मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता। कर्व्स के जरिए, वक्र के जरिए और तमाम प्रकार के जो हमारे बहुत सीधे साधे फॉर्मूले होते हैं उसके जरिए हम इनको गणना करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उपयोगिता को गणनावाचक अर्थशास्त्र में हम यूटिल्स के जरिए, जो इकाई है उसके जरिए, प्रारंभिक उपयोगिता जिसको हम TU से संदर्भित कर सकते हैं लिखते समय, टोटल यूटिलिटी TU, मार्जिनल उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता जिसको हम
फॉर्मूले में MU के जरिए कर सकते हैं, और फिर रेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यानी उसमें कितना बदलाव आता जा रहा है उसको भी हम गणना कर सकते हैं, और हम उसको एक वक्र पर, एक प्लॉट पर भी हम इंगित कर सकते हैं। तो जब भी हमारे यूटिलिटी के ग्राफ बनेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे उपभोग वस्तु का बढ़ता जाता है, सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी, कर्व नीचे की तरफ आता जाएगा और एक स्थिति पर वो एक्सेस के नीचे या माइनस में भी चला जाएगा। छात्रों, इस बात को ध्यान रखें कि ये सारी बातें हम जो अभी तक हमने करी, वो हम इस सिद्धांत पे चल रहे हैं कि हम उपयोगिता की गणना अंकों में कर सकते हैं। बाद में क्या हुआ कि कुछ हमारे जो नए अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इस बात को कहा कि क्या ऐसा संभव है कि हम उपयोगिता की गणना क्रमों में करें, क्योंकि संख्या में इसकी गणना करना मनोवैज्ञानिक चीज की एक जो हमारी फीलिंग होती है उसको एक क्रम में करें या फिर हम एक संख्या में करें। तो गणनावाचक उसको संख्या में यूटिल्स की इकाई के जरिए कर रहे हैं, लेकिन जो क्रमवाचक जो हमारे दृष्टिकोण है उसमें अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हम कंपेयर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि किस चीज की उपयोगिता किससे ज्यादा या कम है, लेकिन हम उसको अंक में नहीं ला सकते। तो उसके हिसाब से हम फिर क्रमवाचक अर्थशास्त्र की बात करेंगे उपभोक्ता के सिद्धांत में। लेकिन अभी जब हम गणवाचक उसमें बात कर रहे हैं तो कुछ और चीजों को हम थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी रेट या हाशमान सीमांत उपयोगिता, क्या हर्ष हो रहा है उसमें, कैसे कैसे कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम किसी चीज को उपयोग कर रहे हैं, ये बात हमने करी। दूसरा जो हमारा उपभोक्ता के लिए एक सिद्धांत होता है कि मैं बुद्धिमान हूं, विवेकशील हूं, मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज को खरीदूंगा, आवश्यकता के अनुसार मैं अपनी कितनी चीज खरीदना है वो भी सोचूंगा और उतना ही पैसा खर्च करूंगा। लेकिन एक और चीज है जो उपभोक्ता को बाध्य करती है कि मेरी मांग सच में बाजार में कितनी होगी, और जिसको मैं कहता हूं बजट प्रतिबंध, यानी मेरी आय क्या है, किसी भी चीज के लिए मैंने कितनी आय को निर्धारित किया है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि मान लीजिए मेरी आय 10,000 रुपए महीना है और मेरी कुल बचत या जो भी संसाधन मेरे पास हैं वो कुछ 1 लाख 2 लाख रुपए हैं, और मैं किसी कार के शोरूम में जाता हूं और वहां पर 1 करोड़ वाली कार मुझे पसंद आ रही है, मेरी चाह भी है, लेकिन जो कार का जो हमारे शोरूम के मालिक हैं वो उसको मांग नहीं मान सकते, क्योंकि उनको पता है कि ये उपभोक्ता के साथ बजट का प्रतिबंध लगा हुआ है, ये चाहें फिर भी इस चीज को खरीद नहीं सकते। तो बजट के प्रतिबंध को भी बाजार देखता है कि कितना बजट के अंतर्गत कितने उपभोक्ता हैं, और फिर उनकी जो पसंदगी है, उनकी जो उपयोगिता है उपभोग की गई वस्तु को, उससे कोरिलेट करके, उससे समायोजित करके मांग का निर्धारण करता है। तो ये बजट का जो प्रतिबंध है ये भी हमारे उपभोक्ता सिद्धांत का एक अहम हिस्सा है। इसके बारे में हम
थोड़ा बाद में बात करेंगे। और एक और चीज कि उपभोक्ता के पास विविध चीजों का, उत्पादों का चुनाव करने की स्वतंत्रता है। हां, यह बात जरूर है कि क्या उस समाज का कोई नियम तो ऐसा नहीं है जो प्रतिबंधित करता हो कि ये चीज आपकी आवश्यकता के लिए है, या आप इसको समझते हैं क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है कि ये मेरे लिए आवश्यक है, मेरे लिए उपयोगी भी है, लेकिन समाज का नियम हो सकता है कि वो आप क्रय ना कर सकें। तो इसको चुनाव में मेरी दो तरीके से, किसी भी हम जब उत्पाद को खरीदेंगे तो उसका चुनाव करते समय दो चीजें हमारे साथ रहेंगी। एक, बड़े स्तर पर उपभोक्ता को यह लगता है कि क्या नियम और कानून के, जैसे कुछ प्रदेश हैं हमारे देश में जहां पर कुछ खाद्य पदार्थों पर, कुछ पेय चीजों पर बैन है कि आप नहीं खरीद सकते, तो मेरा चुनाव करने का जो एक अधिकार है बाजार में, वो वहां पर थोड़ा प्रतिबंधित हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर उपभोक्ता के पास चुनाव की स्वतंत्रता रहती है कि मैं कौन सी चीज खरीदूं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हो। तो अर्थशास्त्रियों का यहां एक कहना है, चाहे वो हम गणनावाचक दृष्टिकोण से देखें या क्रमवाचक दृष्टिकोण से देखें, कि एक उपभोक्ता अधिकता को तरजीह देता है। यानी अगर मुझे 1 रुपए में आधा दर्जन केले मिल रहे हैं और उसी के बराबर उपयोगिता देने वाली कोई अन्य चीज 6 से ज्यादा मिल रही है 1 रुपया खर्च करके, तो मैं अधिकता की तरफ जाऊंगा। तो अधिकता की तरजीह ये भी एक नियम है, एक तरीके का सिद्धांत है, जिसके वजह से हमारे जो उपभोक्ता होते हैं उनकी मांग कम या ज्यादा होती रहती है। अब हम उस बात पे बात करते हैं कि जब हम गणनावाचक उसमें चलते हैं तो क्या नियम हैं जिनके अनुसार हम कोशिश करते हैं कि एक उपभोक्ता की मांग को और उसकी उपयोगिता को हम माप सकें। तो ये जो अधिमान होते हैं, उन अधिमानों में जो सबसे पहली चीज होती है उसको हम बोलते हैं पूर्णता का अधिमान। यानी जो हमारी उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो एक यूनिट है, पूर्णता है, उसको हम फ्रैक्शन में या उसको हम हिस्सों में नहीं बांट सकते। दो वस्तुओं के चुनाव के वक्त अगर उपभोक्ता एक बंडल का, एक टोकरी का चुनाव करता है जिससे उसको संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती हो, और उसके पास दूसरी भी एक टोकरी है जिसमें उसके उपयोग की चीजें हैं, वो भी है, तो ऐसा मानते हैं अर्थशास्त्री कि एक उपभोक्ता जो होगा उसकी सोच ये होगी कि या तो वो आ टोकरी को या प्रथम टोकरी को दूसरी टोकरी से बेहतर मानता है, या फिर उसको इन दोनों टोकरियों में कोई फर्क नजर नहीं आता। तो इस सिद्धांत को जब हम बात करते हैं तो हम इसको पूर्णता का सिद्धांत कहते हैं। या तो उपभोक्ता एक टोकरी को दूसरी टोकरी से बेहतर मानेगा, या फिर वो तटस्थ रहेगा, उसको दोनों चीजें एक जैसी लगेंगी। दूसरा जो हम सिद्धांत है, जो हमारी अधिमान है, वो है सकर्मकता का या रैशनैलिटी का।
जैसे कि अगर कोई उपभोक्ता कहता है कि मुझे आ से ज्यादा बा पसंद है और आ सा से ज्यादा आ पसंद है, तो हम एक रैशनैलिटी, सकर्मता के सिद्धांत पर यह कह सकते हैं कि उसको बा सबसे ज्यादा पसंद है, बा सा से भी ज्यादा पसंद है, आ से भी ज्यादा पसंद है। तो इस अधिमान को भी ध्यान में रखते हुए हम गणनाएं करते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, तीसरा अधिमान है कि अधिकता को हम हमेशा कम से बेहतर मानते हैं। तो उपभोक्ता का ये जो गणनावाचक जो हमारा विश्लेषण है, वो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि ये हम आधारित करते हैं प्रारंभिक उपयोगिता और फिर गणना करते हैं उसके बाद जो जिसको हम कहते हैं कि सीमांत, और तत्पश्चात मार्जिनल यूटिलिटी या हाशमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है कि एक स्तर के बाद हमारी उपयोगिता किसी भी वस्तु की हमारे लिए कम होती जाएगी और जीरो के बाद हम नेगेटिव में भी चले जाएंगे। अब इन नियमों की कुछ आलोचनाएं की गई। कुछ लोगों का दृष्टिकोण है कि उपयोगिता की माप इस प्रकार से संभव नहीं है, ये कोई भौतिक चीज नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक चीज है। और जैसा हमने बात करी कि अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता कम या ज्यादा होती जाएगी। तो ये आलोचना करी गई कि साहब आप इसको इस तरह से यूटिल्स में लाके और उपयोगिता को आप इस तरह से संख्यात्मक गणना करना संभव नहीं है। दूसरी बात यह भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम उपयोगिता की बात कर रहे हैं तो केवल मनोवैज्ञानिक संतुष्टि उस वस्तु के उपयोग से नहीं आ रही है। हम उस वस्तु को खरीदने के लिए जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उस पैसे की उपयोगिता क्या है, एक उपभोक्ता इसको भी देखता है और इसको दोनों को सामंजस्य रख के चलता है। तो गणनावाचक जो हमारी विश्लेषण था उसमें कहीं ना कहीं यह मान लिया गया कि जो मुद्रा की उपयोगिता है वो स्थिर रहती है, जबकि ऐसा होता नहीं। तो नियमों के आलोचकों ने यह कहा, गणनावाचक नियमों के आलोचकों ने कहा कि साहब मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो भी तो बदलती रहती, वो स्थिर नहीं रहती। इसलिए एक उपभोक्ता का जो मांग है वो बदल सकता है, उसके लिए वो वस्तु आवश्यक हो सकती है, उससे उसको मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी मिल सकती है, लेकिन वो ये भी सोचेगा कि क्या जितनी मुद्रा मैं इसके ऊपर खर्च कर रहा हूं उसकी उपयोगिता और इस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता में कोई सामंजस्य, तालमेल है कि या नहीं है। उपयोगिता हमेशा स्वतंत्र नहीं होती, जैसा मैंने आपको बताया। कि अलग केवल एक वस्तु की उपयोगिता जो है वो दूसरी वस्तु के ऊपर भी निर्भर करती है। बहुत साधारण सा एक उदाहरण है कि अगर हम बिस्किट खाते हैं तो वो उपयोगी है, मनोवैज्ञानिक रूप से मुझे संतुष्टि देता है, स्वाद की वजह से, ऊर्जा देने की वजह से, मेरी भूख को मिटाने की वजह से। लेकिन अगर मुझे चॉइस मिलती है, मुझे चुनाव करने का मौका मिलता है और मैं कहता हूं कि ये बिस्किट मैं चाय के साथ खाऊंगा, तो बिस्किट की उपयोगिता मनोवैज्ञानिक रूप से
मेरे लिए और बढ़ जाती है। यानी चाय के आने से, दूसरी वस्तु के आने से बिस्किट की उपयोगिता कम या ज्यादा हो सकती है। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको चाय के साथ बिस्किट खाना पसंद नहीं हो, तो उसके लिए वो कम हो जाएगी अगर चाय के साथ खाना पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उपयोगिता हमेशा स्वतंत्र नहीं रहती, और भी कई कारक होते हैं कि उस उपयोगिता को कम या ज्यादा कर देंगे। तो ये हमारी कुछ आलोचनाएं हुई, गणनावाचक जो विश्लेषण है उसमें। अब हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा उपभोक्ता है वो किस चीज को कब तक खरीदता है। अंग्रेजी में हम इसको कई बार बोल देते हैं आजकल कि वैल्यू फॉर मनी क्या है। तो उपभोक्ता का संतुलन, एक वस्तु की स्थिति में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उपभोक्ता ये देखता है कि जिस चीज को मैंने क्रय करूंगा या मेरी आवश्यकता है उससे जो उपयोगिता आ रही है और जितना पैसा मैं उस पर लगा रहा हूं, मुद्रा की जो उपयोगिता है, उनका क्या सामंजस्य है। तो जब तक वस्तु की जो उपयोगिता है, जिस चीज का हम उपभोग कर रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता दी जाने वाली मुद्रा की उपयोगिता से ज्यादा रहती है, तब तक उपभोक्ता उस चीज को क्रय करेगा। जिस बिंदु पर आके उसको ये लग जाता है कि मुद्रा की उपयोगिता वस्तु की उपयोगिता से ज्यादा है, वो उस क्रय को नहीं करेगा। इसको हम, जो एक बिंदु होता है, इसको हम संतुलन बिंदु कहते हैं। अगर आप इसको एक वक्र पे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो जो कर्व है उसमें एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर जो वस्तु की कीमत है, अगर हम उसको P से डिनोट करेंगे, वो आपको एक लाइन, सीधी लाइन पे, एक्स एक्सिस पर आपको दिखेगी। और जैसे जैसे हम वस्तु को खरीदते जाएंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर वस्तु की उपयोगिता मुद्रा की उपयोगिता से कम हो जाएगी। और जैसे ही वो बिंदु आता है जहां से वो कम होने लगे, उसको हम एक कह सकते हैं कि ये उपभोक्ता के लिए संतुलन बिंदु है। इसी के क्रम में, इसी तरीके से हम एकल वस्तु के लिए ये निकाल लेते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन कितना है। जैसे मान लीजिए एक एक्स वस्तु है, एक एक्स इकाई है जिसकी कीमत 10 रुपए है, और उसकी जो वस्तु की उपयोगिता है, मान लीजिए वो 18 यूटिल्स है। यानी वस्तु की कीमत 10 रुपए या 10 यूटिल्स, तो मुद्रा की उपयोगिता 10, और जो वस्तु मैंने खरीदी उस 10 रुपए में, उसकी उपयोगिता 18 यूटिल्स, 18, यानी 8 यूटिल्स उस वस्तु की उपयोगिता मेरे लिए ज्यादा है, और इसलिए ये मेरी पसंद होगी कि मैं इसको खरीदूं। उसी चीज की जब मैं 2 इकाइयां खरीद लेता हूं, तो मुद्रा की यूटिल्स या कीमत प्रति इकाई 10 ही रहती है। लेकिन जैसे मैंने आपसे बताया था कि जैसे आप ज्यादा खरीदते हैं, एक के बाद जब आप दूसरी रोटी खाते हैं तो आपकी संतुष्टि थोड़ी कम होने लगती है, उपयोगिता कम होने लगती है। तो सीमांत उपयोगिता मान लीजिए यहां पर 16 रह जाती है। तो अभी भी मुद्रा की उपयोगिता 10, वस्तु की उपयोगिता 2 इकाइयां खरीदने के बाद भी मान लीजिए 16, तो मैं प्लस में हूं, 6 में हूं, मैं खरीदूंगा। फिर मैंने तीसरी इकाई खरीद ली,
तो इकाई लागत तो 10 है, लेकिन 30 रुपए मेरे खर्च हुए एक तरीके से। मुद्रा की उपयोगिता 10 ही रही है, और सीमांत उपयोगिता आप घट के मान लीजिए 12 रह गई, तो भी मैं 2 घनात्मक में हूं। लेकिन जैसे ही मैंने चौथी इकाई खरीदी, तो जो सीमांत उपयोगिता है उस इकाई की, उस उपभोग की चीज की, वो मान लीजिए 10 रह जाती है। तो मुद्रा की उपयोगिता भी 10, और जो चीज मैंने क्रय करी उसकी उपयोगिता भी 10 यूटिल्स, यानी अभी मैं 0 पे आ गया। और इसको हम कहेंगे कि ये उपभोक्ता के लिए संतुलन बिंदु है। अब इसके बाद अगर वो और इकाइयां खरीदेगा इसी रेट पर, तो वो ऋणात्मक उपयोगिता में पहुंच जाएगा। इसमें इस बात को ध्यान रखना है छात्रों कि हमने क्रय करने वाली वस्तु या उपभोग करने वाली वस्तु की कीमत एक रखी है 10, लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐसा होता नहीं। कीमतें बदलती रहती हैं, बजट बदलते रहते हैं। इसीलिए आलोचकों ने कहा कि क्या गणनावाचक विश्लेषण उतना बेहतर है जितना हम समझते हैं। तो फिर हमारे पास एक दूसरा उल्लेख आया, और वो ये उल्लेख आया कि क्या हम इसको गणनावाचक दृष्टिकोण से अलग हटकर क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आ जाए। और हिक्स जैसे हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, हेलिन जैसे जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्रमवाचक दृष्टिकोण की बात करी। यहां पर भी उपभोक्ता के जो मौलिक चीजें हमने बात करी कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, वो क्रमवाचक विश्लेषण पे भी माना गया कि उपभोक्ता विवेकशील है और रहेगा। लेकिन एक दूसरा परिभाषित कंसेप्ट वो लेके आए, जिसको उन्होंने कहा संभव वर्ग या इंडिफरेंस कर्व। यानी अर्थशास्त्री जो क्रमवाचक विश्लेषण में बात करते हैं, वो ये मानते हैं कि उपभोक्ता केवल एक क्रमवाचक रूप है। तो मैं उपयोगिता की गणना अधिक, कम या समान रूप में कर सकता हूं। यानी मैं कंपेयर कर रहा हूं, x इज बेटर देन y, x y से बेहतर है, या y x से बेहतर नहीं है, कम है, या x और y बराबर है। तो क्रमवाचक उसमें हम एक क्रम निर्धारण कर रहे हैं कि ये अधिक है, कम है या समान है। और क्रमवाचक अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये निर्धारण करना किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है कि ये अधिक है, कम है या समान है। लेकिन ये कितना अधिक है, कितना कम है, या इसकी गणना संभव नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि उपयोगिता एक तरीके की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि है, प्रवृत्ति है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, क्रमवाचक विश्लेषण में यह कहा गया कि हां, संभव वक्र के साथ साथ हम एक सक्रमकता या रैशनैलिटी की भी बात कर सकते हैं।
एक उपभोक्ता है जो कहता है कि वो बी वस्तु से ज्यादा या बा वस्तु से ज्यादा आ वस्तु को बेहतर मानता है, और सी वस्तु से ज्यादा बी वस्तु को बेहतर मानता है। तो सकर्मकता के नियम से हम ये कह सकते हैं कि ए को सबसे अच्छा या सबसे बेहतर मानता है। तो क्रमवाचक गणना में हमने इन चीजों को ध्यान रखा और उसके अनुसार हमने कुछ विश्लेषण करने शुरू करे। तो ये संभव का विश्लेषण आया, और आपको ध्यान होगा छात्रों कि जब हम गणनावाचक बात कर रहे थे तो हमने वहां पर बात करी थी उपयोगिता की, प्राथमिक उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। जब हम क्रमवाचक विश्लेषण में आए तो हमने ये सोचा कि एक उपभोक्ता एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को तरजीह देता है, कम या ज्यादा समझता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो उन दोनों में से किसी एक ही वस्तु को खरीदेगा। अगर उसकी संतुष्टि के लिए उसको एक टोकरी मिलती है जिसमें दोनों वस्तुएं हैं, तो वो ये निर्णय लेगा कि मैं आ वस्तु कितनी खरीदूं और बा वस्तु कितनी खरीदूं, या केवल आ वस्तु खरीदूं या केवल बा वस्तु खरीदूं। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए मैंने ये सोचा कि मुझे 10 सेब खरीदने चाहिए और मेरे पास सेब की कीमत अगर 1 रुपए प्रति सेब है और मेरे पास मेरे बजट के अनुसार 10 रुपए हैं, और मैंने अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सेब की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मैं निर्णय लेता हूं कि मैं पूरे ये 10 रुपए खर्च करके 10 सेब खरीदूंगा। मेरे पास चुनाव करने के लिए एक और चॉइस है कि मेरे पास अनार भी है बाजार में, लेकिन मेरे पास रुपए 10 है, अनार की कीमत 2 रुपए है। तो एक जो उपभोक्ता होता है वो निर्णय लेगा कि क्या मुझे अनार भी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो एक स्थिति ये होती है कि वो पूरे 10 रुपए के 1 रुपए प्रति सेब के अनुसार वो 10 सेब खरीद लेता है, लेकिन उसको लगता है कि मेरे परिवार में कोई एक सदस्य है जिसको अनार बहुत पसंद है, या हो सकता है उसको किसी ने सलाह दी हो कि आप अनार खाइए। तो वो निर्णय लेता है कि मैं 8 सेब खरीद लेता हूं और 1 अनार खरीद लेता हूं, क्योंकि अनार 2 रुपए का है। तो 10 रुपए में उसने 8 सेब खरीदे और 1 अनार खरीदा। तो अब यहां पर आप ये ध्यान देने की बात है कि 1 अनार को खरीदने के लिए उसने 2 सेबों का परित्याग किया। तो ये इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। जब इस विश्लेषण में आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये ध्यान रखना है कि उसकी संतुष्टि का जो लेवल है वो बराबर रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि 10 सेब खरीदने से उसको जो संतुष्टि की लेवल मिल रहा है वो अगर उसने 8 सेब और 1 अनार खरीदा तो वो बदल गया, क्योंकि उपभोक्ता ऐसा नहीं चाहेगा। उपभोक्ता हमेशा चाहेगा कि उसकी संतुष्टि जो उसको जरूरत है, उसकी जरूरत, उसकी जो उपयोगिता है वो बराबर है। तो हमने माना कि अगर मान लीजिए उसकी संतुष्टि का सूचांक का है तो वो समान रहेगा, और
मैंने एक वस्तु खरीदी, उसके साथ मैंने दूसरी वस्तु नहीं खरीदी। दूसरे क्रम में जब हम आएंगे तो हम एक वस्तु की 10 सेब की जगह 8 सेब खरीदते हैं और एक अनार खरीदते हैं। तो धीरे धीरे अगर आप उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि उपभोक्ता और वस्तु की जो कीमत है उसको ध्यान में रखते हुए कितनी हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के लिए कितनी इकाइयों का परित्याग करेंगे, इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन की ह्रासमान सीमांत दर ये कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गणनावाचक विश्लेषण में हम उपयोगिता की सीमांत दर के बारे में बात कर रहे थे। क्रमवाचक विश्लेषण में हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर की बात कर रहे हैं। यानी क्रमवाचक दृष्टिकोण में, जैसा मैंने आपको पहले कहा, अधिक, कम या बराबर। मेरी नजर में, उपभोक्ता की नजर में किस चीज की कितनी उपयोगिता है, वो एक दूसरे से अधिक, एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच में अधिक होगी, कम होगी या बराबर होगी। इसको जब हम ध्यान में रखते हुए एक तालिका में लाते हैं तो इसको हम संभाव अनुसूची या संभाव तालिका कहते हैं। और अगर हम इसको एक ग्राफ में, एक वक्र में इसको रेखांकित कर दें तो इसको हम समभाव वक्र कहते हैं। तो समभाव वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों का एक विस्तृत रूप है। आसानी के लिए मैंने आपको बता दिया कि 10 सेब और एक भी अनार नहीं, 8 सेब एक अनार, इस तरह की तमाम संभावनाएं होंगी। हो सकता है जो उपभोक्ता है वो 6 सेब 2 अनार खरीदे। तो दो वस्तुओं की वो सभी समायोजन जो एक बिंदु पद पर रखे जा सकते हों, उसको हम समभाव वक्र कहते हैं। समभाव वक्र हमेशा बाएं से दाएं की ओर और कॉन्वेक्स अंदर की तरफ दबा हुआ होगा। समभाव वक्र की एक और बात है, अगर हम उसको अलग अलग चीजों के लिए, एक से ज्यादा चीजों के लिए ले आए तो हम उसको समभाव मानचित्र के रूप में भी, यानी एक से ज्यादा वक्र अगर हम बना देते हैं तो उसको संभव मानचित्र भी बोलते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी देर के लिए इसको एक फॉर्मूले के रूप में, एक गणनात्मक उसमें लेके आए और हम आपसे कहें कि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS को हम कैसे गणना कर सकते हैं, तो सांख्यिकी के हिसाब से, अर्थशास्त्र